अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला एकेडमी। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इंग्लिश के जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें दो पोर्शन ऐसे होते हैं जो कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो एक पोर्शन होता है स्टूडेंट्स ग्रामर का, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए स्टूडेंट, ये है एमसीक्यू पेपर ऑब्जेक्टिव का, और इसके अंदर मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए वाला पार्ट है जो कि है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये वाला जो पार्ट है ये स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ इस पोर्शन की, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब की। तो यहाँ पर ये जो 5 एमसीक्यूज हैं बेसिकली, ये स्टूडेंट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, और जो मार्क्स बच्चों के कट होते हैं वो इसी पोर्शन में से होते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इन्हीं दो पोर्शंस की। एक वाला है हमारे पास फोर्थ वाला पोर्शन, ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ द ग्रामर। ग्रामर का जो है वो हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म जो चूज़ करनी होती है, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इन्हीं दो ऑप्शंस की, इन्हीं दो एमसीक्यूज़ के पोर्शंस की, जो कि बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं। आज मैं हल लेके आई हूँ उसी कन्फ्यूजन की। तो बात करेंगे हम लोग इन्हीं दो पोर्शंस के बारे में, और बच्चों को एमसीक्यूज़ के बारे में गाइड किया जाएगा कि किस तरह से आप लोग ट्रिक्स को यूज़ कर करके, रूल्स को यूज़ करके किस तरह आप इन दोनों पोर्शंस को अच्छे तरीके से दे सकते हैं और अपनी मुश्किल को दूर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बस आपने करना क्या है, मेरे साथ रहना है इस फुल लेक्चर में। अगर आप इंटरेस्टिंग हैं इस फुल जो है ग्रामर के जो पोर्शन है या वर्ब का जो पोर्शन है उसको अच्छी तरह से सॉल्व करने के और अपने एग्जाम के 19 मार्क्स को सिक्योर करने के, अगर आप इंटरेस्टिंग है तो हमारे साथ रहिएगा इस फुल लेक्चर में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग इस पूरी वीडियो में जो बेसिकली है हमारे पास 100 एमसीक्यूज, उनको हम लोग स्टडी करेंगे। मैंने दोनों पोर्शंस को मद्देनजर रखते हुए पास्ट पेपर को रीड करके वहां से एमसीक्यूज को कलेक्ट कर करके एक आपके लिए एक एमसीक्यूज क्विज जो है वो जनरेट करवाया है, ग्रामर के हवाले से एंड वर्ब के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के हवाले से। तो आपने क्या करना है, मेरे साथ रहना है इस फुल वीडियो में। तो इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक आप देख सकते हैं। आई एश्योर यू कि आप लोगों के ग्रामर एंड वर्ब के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी आपकी कंफ्यूजन है, वो दूर हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलते हैं, हम अपने आते हैं मेन वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देखिए 100 एमसीक्यूज में से बेसिकली मैं आपको इसका स्ट्रक्चर पहले समझा दूं कि 100 एमसीक्यूज में से जो हमारे पास इसको टू पोर्शंस में बेसिकली डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने भी आपको बताया, ग्रामर एंड वर्ब जो पहले 50 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, जो पहले 50 हैं वो हैं हमारे पास करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के हवाले से, एंड जो नेक्स्ट 50 हैं वो आएंगे हमारे पास ग्रामर के हवाले से। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना किसी भी पार्ट को, एक एक एमसीक्यूज को आपने अच्छे तरीके से देखना है। ये एमसीक्यू स्टूडेंट्स पास पेपर में से कलेक्ट किए गए हैं। पास पेपर में से ऐसे एमसीक्यूज जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, जिनकी रिपीटिशन की रेशियो बहुत ज़्यादा है, वो वाले एमसीक्यूज कलेक्ट किए गए हैं। एंड माइट बी पॉसिबल कि ये वाले एमसीक्यूज इस दफ़ा भी आपको पेपर में देखने को मिल जाएं। सो आप लोगों ने स्किप नहीं करना और एक एक एमसीक्यूज आप लोगों ने मेरे साथ सॉल्व करना है। और इसमें हर एक जो है आपको एमसीक्यूज के साथ में ट्रिक्स बताए जाएंगे, रूल्स बताए जाएंगे। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपनी वीडियो की तरफ और इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 को जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर ही डैश फॉर लंदन टुमारो। अब यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है टुमारो। तो टुमारो, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि टुमारो किसके लिए यूज होता है, टुमारो यूज होता है कि आने वाले कल के लिए। ठीक है, आने वाले कल के लिए, यानी जो कल आने वाला है, फ्यूचर की बात हो रही है। ठीक है, टुमारो, हम लोग टुमारो कल को निकलेंगे। अब यहाँ पर आप लोग ज़रा उसको उर्दू में ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश कीजिए। वो कह रहा है कि हाँ वो लंदन के लिए कल निकल रही है। अब रही है लास्ट पे आ रहा है, तो जिसके लास्ट पे रहा है, रही है एंड रहे हैं वगैरह के वर्ड्स आ जाएं तो यू नो कि वो क्या होता है, कंटिन्यूस का सेंटेंस होता है। एंड कंटिन्यूस के अंदर हम बेसिकली क्या यूज़ करते हैं, आईएनजी यूज़ करते हैं और साथ में इज एम आर यूज़ करते हैं। सो इसके अंदर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि वो अगर हम इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके देखें तो पता चलता है कि यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही है कि वो कल लंदन के लिए निकल रही है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस के अंदर ये नहीं कि अगर प्रेजेंट में आकर कोई जो है वो काम जारी है, बल्कि अगर आप फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रेजेंट के अंदर है कि आपको फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, तो देन उसमें भी जो है वो कंटिन्यूस का आपके पास जो रूल्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। तो आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, आपने अपने पास पेंसिल एंड कॉपी लेकर बैठना है, और अगर आप इस वक्त बिजी हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, ताकि जब आप बाद में फ्री हों या आप मेंटली तौर पर स्टेबल हों, फ्री हो, तो तब जो है आप मेरी ये वीडियो देखें। क्योंकि इस वीडियो के अंदर ऐसे रूल्स और ऐसे ट्रिक्स बताए गए हैं जो कि आप लोग जो है वो अफरा तफरी में नहीं देख सकते। जब आप फ्री हो मेंटली तौर पर, आप लोग बिल्कुल पुरस्कून हालत में हो, तब आप लोग ये वीडियो देखिएगा। तो आप लोगों ने पेंसिल एंड अपनी जो कॉपी है वो साथ लेकर बैठनी है, और आपने एक एक एमसीक्यूज के जो रूल हैं, क्योंकि रूल जो हैं वो बेसिक होते हैं। हर एमसीक्यूज के इस तरह नहीं कि हर एमसीक्यू का रूल अलग होता है। कई ऐसे एमसीक्यूज होता है जो कि रिपीट होते हैं, जिनका जो कॉन्सेप्ट होता है या जिन इनके पीछे रूल होते हैं वो सेम होते हैं।
तो ये था हमारे पास अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1। उसके बाद है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 जो कि है आई डैश हिम नेक्स्ट मंडे, मैं उसको नेक्स्ट मंडे। अब यहाँ पर स्टूडेंट नेक्स्ट का वर्ड आ गया। आप लोगों ने ये रूल लिख लेना है कि जहाँ पर नेक्स्ट का वर्ड आ जाए, नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगले, यानी यहाँ पर भी जो है वो फ्यूचर की बात हो रही है कि मैं उससे नेक्स्ट मंडे मिलूँगा, ठीक है? नेक्स्ट मंडे मिलूँगा, तो इस वजह से यहाँ पर फ्यूचर की बात हो रही है, सो फ्यूचर की वजह से यहाँ पर क्या आएगा? शैल सी, क्योंकि फ्यूचर में विल शैल वाले जो हैं हेल्पिंग वर्ब्स वो यूज़ होते हैं और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सो यहाँ पर शैल सी आएगा। देन उसके बाद है द सन डैश इन द ईस्ट। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ लिख लेनी है, अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेनी है कि जहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ बयान किए गए हों। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं? जो कि जो है बिल्कुल सच्चाइयाँ होती हैं। कौन सी सच्चाइयाँ होती हैं? यूनिवर्सल जो सच्चाइयाँ होती हैं, आलमी सच्चाइयाँ होती हैं, जिनको कोई भी इंसान रद्द नहीं कर सकता, ठीक है? तो उनके लिए जो है वो हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो टेंस है वो बेसिकली यूज, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जैसे जो है द सन राइज़ इन द ईस्ट, के जो सूरज है वो मशरिक से तलू होता है। अब ये एक क्या है? सच है, इसको कोई इंसान झूठ नहीं कह सकता, ना ही सूरज मगरिब से निकल सकता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ होने के नाते यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या यूज़ होगा? दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट में यू नो के ऐसे ही इसका इज़ाफ़ा होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो इस वजह से हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर एमसीक्यू नंबर 4, कहता है इट डैश टू रेन एंड और अगो। अब यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर अगो का वर्ड यूज़ हो जाए, अगो का मतलब होता है कुछ देर पहले, ठीक है? कितनी देर पहले? 1 घंटा पहले, यानी 1 घंटा पहले बारिश हुई। तो अब यहाँ पर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का जो वर्ड है वो यूज़ हुआ है, सॉरी टेंस जो है वो यूज़ हुआ है। पास्ट इंडेफिनिट की निशानी क्या है? कि लास्ट वाला अलिफ छोटिए या बड़िए में से कोई एक जो है वो यूज़ होता है। और इसकी इंग्लिश में हम लोगों ने क्या रूल देखना होता है कि हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करना होता है। अब ये तो पता चल गया कि ये जो है वो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि लास्ट पे क्या आया? अलिफ, यानी इट डैश टू रेन एन आवर अगो, कि बारिश 1 घंटा पहले हुई। अब यहाँ पर लास्ट पे छोटिए आ गया, बारिश 1 घंटा पहले हुई। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एंड बिगिन, बिगन की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या है? दैट इज़ बिगन। तो इस हवाले से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? दैट इज़ बी। फिर उसके बाद है आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, के मैं घर में पहुंच चुका था जब बारिश शुरू होने से पहले, ठीक है? अब आपको ये मैं चीज़ बता दूं कि बिफोर का रूल जो है वो स्टूडेंट ज़रा अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर अब देखने की ये चीज़ है कि अगर सेंटेंस के बिल्कुल सेंटर में बिफोर का वर्ड यूज़ हो, तो उसका रूल क्या है? उसके क्योंकि सेंटर में आना है बिफोर, तो हम लोगों ने दोनों पार्ट्स को समझना है। बिफोर से पहले हम लोगों ने क्या यूज़ करना है? हैड यूज़ करना है, ठीक है? ये एक रूल है, आप लोगों ने इसको फिंगर टिप पे कर लेना है और अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। एंड देन दूसरी तरफ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ये क्या है? ये है हमारे पास उसका बिफोर का रूल। तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेना है कि अगर बिफोर सेंटर में आ जाए तो उससे पहले क्या चीज़ ऐड करनी है एंड उसके बाद में क्या जो है चीज़ ऐड करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा रूल है, क्योंकि ये आगे जितने भी हम एमसीक्यूज करेंगे उनके अंदर ये बार बार रिपीट होगा। तो आप लोगों ने इसको पहले ही एक दफ़ा ये अच्छी तरह से देख लेना है और इसको ऐड कर लेना है। ओके, ये चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अब हम चलते हैं बैक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर बिफोर आया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि बिफोर से पहले क्या चीज़ यूज़ करनी है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद अगेन वही आ गया है, दिस दिस डैश देयर मील्स बिफोर। अब बिफोर से पहले क्या यूज़ करना है मैंने आपको बता दिया, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर एक ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है ही डैश टू स्कूल एवरी डे। अब एवरी डे बात की गई है। अब एक यहाँ पर आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी आप लोगों को एवरीडे, डेली या इस तरह से अगर कोई आपको आदत बताई जा रही है किसी की, ऐसा काम जो कोई हर रोज़ करता है, जो उसकी रूटीन के अंदर शामिल है, तो फिर आप लोगों ने उस जगह पर क्या लिखना है? आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि यहाँ पर प्रेज़ेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज़ हुआ है। एंड प्रेज़ेंट इंडेफिनिट के टेंस में हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो यूज़ होती है और साथ में एस या ईएस का इज़ाफ़ा होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपने देख लेनी है कि जहाँ पर एवरीडे, डेली इस तरह की चीज़ें बयान हो रही हों, यानी कि जो ऐसे वर्ड्स जो कि किसी की आदत को, किसी की रूटीन को ज़ाहिर कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एन ई एस लगाना है। तो इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? यहाँ पर गो, ठीक है? अब यहाँ पर ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ जो नो के एस एन ई एस का इजाफा होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ही गोज टू स्कूल एवरी। देन उसके बाद है द अर्थ डैश अराउंड द सन। अब यहाँ पर फिर अगेन यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया है कि जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द घूमती है। अब यहाँ पर आपको बताती चलूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो निशानियाँ हैं, जो इनके कीवर्ड्स हैं उर्दू के अंदर, वो क्या है? ता है, ता है, ती है एंड ते हैं। ता है, ती है एंड ते हैं वगैरह वाले वर्ड्स जो हैं वो यूज़ होते हैं।
तो ये क्या है, कुछ कीवर्ड्स हैं। तो यहाँ पर आप उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके देखिए, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कि सूरज जो है वो ज़मीन के गिर्द ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है। तो यहाँ पर जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ में यू नो के प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखाते हैं, साथ में इसमें इसका इजाफा होता है, तो यहाँ पर रिवॉल्व्स आएगा। फिर उसके बाद है शी डैश द पियानो सिंग्स 2 o'clock। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताती चलूँ कि जहाँ पर भी आप लोग देखें कि सिंग्स एंड फोर सिंस एंड फॉर में से कोई एक वर्ड जो है वो यूज हुआ है कहाँ पर, किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर आप लोगों ने ये चीज से देखनी है कि जहां पर भी सिंस फॉर इनमें से कोई एक वर्ड यूज हो, तो वहां पर आप लोगों ने बीन वाला फिक्रा ढूंढना है। क्या बीन वाला जो है वो ऑप्शन तलाश करना है, जहां पर आप लोगों को ये दोनों चीजें देखने को मिले, वहां पे आप लोगों ने बीन वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, ये आप लोगों ने ट्रिक लिख लेना है। तो अब यहाँ पर सिंस है, तो मतलब यहाँ पे हमें बीन वाला को फिक्रा ढूंढना है। तो बीन वाला इन तीनों में से, चारों में से कौन सा है, दैट इज सी। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का फिक्रा है, उसके अंदर सिंस फॉर यूज होता है, टाइम यूज होता है, और इसके अंदर हम लोगों ने हैज में साथ में आईएनजी वाली फिक्रा लगाना होता है, आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होती है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देन उसके बाद हमारे पास अगेन सिंस वाला ऑप्शन आ गया। सिंस वाले ऑप्शन मैंने आपको बताया कि बीन वाला फिक्रा ढूंढना है, सो आप लोगों ने सी ऑप्शन को कलेक्ट कर देना है, करेक्ट कर देना है। देन उसके बाद है इफ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल। अब यहाँ पर उसने जो है वो कंडीशनल सेंटेंस पूछ लिया है, तो मैं आपको जो है कंडीशनल सेंटेंस के रूल्स बताती चलूँ। हमारे पास स्टूडेंट्स कंडीशन की टाइप्स होती हैं 3। ठीक है, अब कंडीशन किसको बोलते हैं कि अगर आपको फिक्रे के स्टार्ट पे या फिक्रे के मिडल में आप लोगों को इफ देखने को मिले और उसकी जो है वो दोनों तरफ जो है वो कोई ना कोई बात कही जा रही हो, तो उसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। अब कंडीशनल की होती हैं बेसिकली 3 टाइप्स। एक को कहते हैं फर्स्ट टाइप, दूसरे को कहते हैं सेकंड टाइप, एंड तीसरे को कहते हैं थर्ड टाइप। मैं तीनों यहाँ पर आप लोगों को बयान करके दे देती हूँ कि एक है हमारे पास फर्स्ट, दूसरी है सेकंड, सेकंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। अब आप लोगों ने यहाँ पर चीज़ क्या याद रखनी है, ये आपको बता देती हूँ। ये आप लोग, आई होप कि आप लोग नोट्स रेडी कर रहे होंगे साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है कि एक तरफ आपने इफ के एक तरफ आप लोगों ने क्या यूज करना होता है, विल शैल, उनमें से कोई एक। अब यहाँ पे जगह कम है, मैं सिर्फ विल को लिख रही हूँ, आप लोगों ने विल एंड शैल दोनों को लिखना है। एक तरफ विल शैल आएगा, या विल या शैल दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, एंड दूसरी तरफ आप लोगों का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में एस या ई एस का इजाफा होगा। ठीक है, मतलब क्या है कि एक तरफ फ्यूचर का टेंस यूज होगा एंड दूसरी तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस जो है वो यूज होगा। अब सेकंड कंडीशन की अगर बात की जाए, तो सेकंड कंडीशन में एक तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट यूज होगा, एंड दूसरी तरफ क्या यूज होगा, वुड। ठीक है, ये आप लोगों ने चीज याद रखनी है सेकंड कंडीशन के केस में, कि एक तरफ आप लोगों का वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी एंड दूसरी तरफ वुड यूज होगा। एंड थर्ड वाले केस में क्या होगा कि एक तरफ आप लोगों का हैड यूज होगा। ठीक है, एक तरफ हैड आएगा एंड दूसरी तरफ जो है वो वुड हैव आएगा, हैड एंड वुड हैव। अब इस इन तीनों के रिलेटेड जो है वो एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2 एंड कंडीशन नंबर 3। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह इनको नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। बस आप लोगों ने यही दोनों चीज़ें याद रखनी है, विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, फिर वर्ब की टू सेकंड फॉर्म है, फिर वुड है एंड हैड है एंड वुड हैव है। तो ये आपने नंबरिंग के साथ ऐड कर लेना है इनको अपने नोट्स के अंदर। और आई होप कि आप लोगों ने ये लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो वीडियो को स्टॉप करके इसको अच्छी तरह से उनके साथ लिख लीजिए। देन हम चलते हैं अपने यहाँ पर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि शेल आया है, मतलब कि एक साइड पे क्या आया है, एक तरफ शेल आया है। यू नो के अगर एक साइड पे विल शैल, जरूरी नहीं कि शेल जो है वो फर्स्ट पे ही आए। मैंने आपको बताया सिर्फ ये है कि एक तरफ अगर ये आए तो दूसरी तरफ ये आना चाहिए। अगर एक तरफ शेल आया है तो दूसरी तरफ क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन साथ में ऐसे ही है। अब हम लोगों ने देखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, दैट इज कम। अब इसके साथ ऐसे यस नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर यू है एंड यू के साथ ऐसे का इजाफा नहीं होता। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, बी। उसके बाद है ही डैश नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, कि वो मेरे उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वो मेरे खत का जवाब नहीं देता है, नो, उसने मेरे खत का जवाब नहीं दिया। एंड जिनके लास्ट पे अलीफ छोटी बड़ी याद है वो क्या होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट। तो इस वजह से हमारा पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कौन कौन सा होता है, हेल्पिंग वर्ब डिड होता है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर। यहाँ पर मैं आपको सारे टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब भी बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास होते हैं हेल्पिंग वर्ब्स डू एंड डज, डू एंड डज। एंड पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास कौन से होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट के केस में हमारे पास होते हैं डिड। ओनली वन होता है, यही सिंगुलर के साथ भी यूज होता है, यही प्लूरल के साथ यूज होता है। एंड जहाँ पे भी आपको कंटिन्यूस का फिक्रा देखने को मिले तो उसके साथ जो है वो आईएनजी यूज होता है साथ में। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर होगा, अगर वो पास्ट है तो साथ में वाज वर होगा। देन उसके बाद अगर वहाँ पे परफेक्ट का फिक्रा यूज हो रहा है, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट का है, ठीक है, अगर वो
प्रेजेंट परफेक्ट का है तो देन उसमें जो है वो आपके पास हैज़ हैव यूज़ होगा, ठीक है? हैज़ एंड हैव इन दोनों में से कोई एक और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन अगर वो पास्ट परफेक्ट है तो तब जो है वो हैड यूज़ होगा। ये आपके तमाम टेंसेस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं बैक। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ पर डिड जो है वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। फिर उसके बाद है ही डैश कीप मी वेटिंग, कि उसने जो है बहुत ज़्यादा मुझे इंतज़ार करवाया या वो मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाता है। तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो यहाँ पर डज यूज़ होगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या यूज़ होता है, डू डज, तो यहाँ पे डज नॉट जो है वो यूज़ होगा। उसके बाद है शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। अब अगेन यहाँ पर अगो आ गया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर भी अगो का वर्ड यूज़ होता है तो वहाँ पर जो है वो सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है तो यहाँ पर जो है सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, जो कि क्या है। फिर उसके बाद है कि दे डैश पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। अब यहाँ पर बिफोर वाला अगेन आ गया। होना तो यही चाहिए था कि बिफोर से पहले हैड वाला फिक्रा आता, लेकिन यहाँ पे हैड नहीं है। एंड दूसरी तरफ जो है वो पास्ट, लेकिन यहाँ पे पास्ट वाला फिक्रा भी नहीं, यानी सेकंड फॉर्म भी कोई यूज़ नहीं हुई, एंड यहाँ पर हैड वाला भी ऑप्शन नहीं है। तो अब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे। स्टूडेंट्स, जब आपको कोई ऑप्शन सही ना मिल रहा हो तो आपने करना क्या है, आपने उसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करके देख लेना है कि यहाँ पर जो बेसिकली बात किस तरह से हो रही है। अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए। वो कहता है कि इस साल के आखिर तक वो पाकिस्तान छोड़ देंगे। लास्ट पे गे आ रहा है तो मतलब ये फ्यूचर का फिक्र है, तो हम लोग यहाँ पर विल हैव लेफ्ट लगा दिए, ठीक है। उसके बाद है, अब यहाँ पर देखिए दे के साथ विल कैसे आया, ये भी एक ऑप्शन राइज होता है। तो मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि होता तो प्लूरल के साथ शैल ही है, लेकिन अगर कोई पुख्ता इरादा या अगर किसी का कोई कंफर्मेशन हो किसी चीज़, ये काम ज़रूर होगा, तो फिर जो है वो हम लोग प्लूरल के साथ भी विल लगा सकते हैं। तो उनका पुख्ता इरादा है कि उनकी कंफर्मेशन है कि वो इस साल के आखिर तक पाकिस्तान छोड़ देंगे, सो यहाँ पर दे के साथ विल यूज़ हो। ओके, उसके बाद हम चलते हैं। उसके बाद 16 के ऊपर कहता है कि आई डैश अ बुक व्हेन द बेल रैंग, कि मैं किताब पढ़ रहा था कि जब घंटी बजी। अब आपने को ने ये वाला रूल अपनी नोट्स बुक के अंदर ऐड कर लेना है कि जब व्हेन, पहले मैंने आपको बिफोर का रूल बताया, अब यहाँ पे मैं आपको व्हेन का रूल बता रही हूँ कि अगर आपको सेंटेंसेस के सेंटर में व्हेन देखने को मिलता है तो फिर आप लोगों ने दोनों तरफ क्या रूल यूज करने हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अगर सेंटर में जो है वो व्हेन आ जाता है, देन आपने एक साइड पे वाज एंड वर में से कोई एक, साथ में आप लोगों ने आईएनजी का इस्तेमाल करना है, एंड देन दूसरी तरफ आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। यानी मैं ये कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का फिक्र आ गया, जब ये हुआ के लास्ट एलिफ आ गया, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है एंड ये पास्ट कंटिन्यूस। तो ये चीज़ आप लोगों ने लिखनी ही है कि एक तरफ हम लोगों ने वाज वर्ब में से कोई एक लिखाना है, साथ में आईएनजी यूज करनी है, एंड देन दूसरी तरफ आप लोगों ने वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज करना है। तो यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि व्हेन आ गया, एक तरफ आप लोगों ने क्या करना है, वाज वर्ब में से कोई एक, साथ में आईएनजी, दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहाँ से इस हवाले से हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है दे डैश हॉकी एट दैट टाइम, कि वो इस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे, ठीक है। वो एक अपनी तरफ से वो अंदाजा लगा रहा है, परसेप्शन कर रहा है कि वो खेल रहे होंगे। तो इस वजह से लास्ट में गे आ रहा है, तो यहाँ पर शेल बी प्लेइंग जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद है कि द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब यहाँ पे नाउ आ गया। नाउ, नाउ का मतलब होता है अभी, अभी ये काम हो रहा है। तो अभी जो है वो कंटिन्यूस के लिए फिर यूज होता है, एंड कंटिन्यूस में जो है वो हमारे पास आईएनजी वाला जो है वो यूज होता है, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी आता है, इज एम आर, ठीक है। तो इस वजह से अगर देखा जाए कंटिन्यूस का, यानी नाउ अभी भी काम हो रहा है, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि आईएनजी वाला फिक्र आएगा, साथ में ऐसे जो है वो ईएमआर में से कुछ आएगा, तो द बेबी इज क्राइंग आ जाए। फिर उसके बाद सिंस आ गया है, इसके अंदर ही डैश टू मी सिंस मार्च। सिंस है तो मैंने आपको बताया था, जहाँ सिंस आए वहां पर बीन वाला फिक्रा ढूंढना है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है आई हैव डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, कि मैं लंबे अरसे से उससे नहीं मिला, या आई हैव नोन हिम, नो सॉरी, इसका मतलब ये बनता है कि मैं लंबे अरसे से उसे जानता हूँ, ठीक है। या मैं लंबे अरसे मैं आई हैव डैश हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मैं एक लंबे अरसे तक उसे जान चुका हूँ, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे अरसे के लिए उसे जान चुका हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि चुका हूँ, चुकी हूँ वगैरह जहाँ पर आए, तो आप लोगों ने एक तो ये कंसेप्ट याद रखा, मैंने आपको पहले बताया, हैज़ हैव हैड के साथ जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। कौन सी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। एंड आप लोगों ने ये भी देखना है फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट चीज़ की बात हो रही है, तो उसके अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो आपने जहाँ पर भी हैज़ हैव हैड देखना है तो उसके साथ आप लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा देनी है। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज नाउन। इस वजह से डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
फिर उसके बाद है दीज मैंगोज डैश द मार्केट बाय अप्रैल। आप यहाँ पर एक रूल ये बनता है कि जहाँ पर आप लोगों को बाय देखने को मिले एंड बाय के बाद किसी जो है वो स्पेशल टाइम की बात हो रही हो, किसी जो है वो एक स्पेसिफिक टाइम की बात हो रही हो, तो वहाँ पर आप लोगों ने जो है वो विल बी शैल बी लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है? विल बी एंड शैल बी। ये भी आप लोग अपने नोट के अंदर ऐड कर लीजिए कि विल बी शैल बी लगाना है जहाँ पर आप लोगों को बाय एंड साथ में कोई स्पेसिफिक टाइम देखने को मिले कि वहाँ पर आप लोगों ने विल शैल में से कोई एक लगाना है, साथ में बी अटैच कर दें। तो यहाँ पर क्या आएगा? बी नहीं, सॉरी, विल हैव शैल हैव लगाएंगे। ठीक है, विल हैव शैल हैव साथ में रीच्ड, क्योंकि हैज हैव इसके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो यहाँ पर विल हैव आएगा, विल हैव रीच्ड। अब रीच नहीं आएगा क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज होती है, यहाँ पर रीच्ड यूज होगा। उसके बाद आ गया अगेन सिंस द टीचर डैश सिंस 8 o'clock। यहाँ पे सिंस की वजह से बीन वाला फिक्रा यूज होगा, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है ही डैश पे द फाइन के वो फाइन पे करेगा। ठीक है, वो फाइन पे करेगा। अब गा की वजह से यहाँ वाज नहीं आएगा, इस भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे कौन सा आईएनजी वाली कोई फॉर्म यूज हो, ये शैल बी भी नहीं आएगा। सो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मेथड करें तो ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन, वो फाइन पे करेगा। अब ही के साथ शैल यूज हुआ है क्योंकि ऑप्शन यही बचता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है ही डिडंट लाई। अब आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है, टेल आएगा, टेल्स आएगा, टेलिंग एंड टोल्ड, इसमें से क्या आएगा? तो यहाँ पर आप लोगों ने ये चीज़ याद रखनी है कि डिड जो है, डिड के साथ कभी भी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है वो यूज़ नहीं, क्यों नहीं यूज़ होती? क्योंकि एक ही सेंटेंस में दो दफ़ा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं। ये आप लोगों ने रूल्स याद रखना है। अब ये एक ही टेंस है एंड इसके अंदर ऑलरेडी हमारे पास वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो चुकी है, दैट इज डिड। डिड इज द सेकंड ऑफ द डू, तो डिड यहाँ पर यूज़ हो चुका है ऑलरेडी। अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड फॉर्म यानी कि टोल्ड यूज़ नहीं होगा, तो इस वजह से फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, जो कि क्या है? टेल। यानी डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो टेल इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है आई डैश द 2 बुक्स। मैं 2 किताबें पढ़ चुकी हूँ। क्या वो ऑलरेडी उसने ये काम कर लिया है, तो आई के साथ क्या आएगा? हैव आएगा एंड हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज रीड। तो ये इस वजह से यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है शी डैश इंग्लिश। अब वो बोलती है, वो इंग्लिश बोलती है। ठीक है, ये उसकी क्या है? ये उसकी हैबिट है, ये उसकी प्रैक्टिस है। अब यहाँ पर जो हैबिट हो, जो प्रैक्टिस हो, जिसको किसी हैबिट को हम लोगों ने जाहिर करना हो, तो उसके लिए जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस यूज होता है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, साथ में एस या ई एस जो है वो उसका एडिशन होता है। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए तो हमारे पास जो है वो स्पीक्स इज द करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद है कायद अज़म डैश वेरी हार्ड। कायद अज़म ने बहुत सख्त मेहनत की। अब ये नहीं कि कायद अज़म बहुत सख्त मेहनत करते हैं, या कायद अज़म बहुत सख्त मेहनत कर रहे हैं, या कायद अज़म बहुत सख्त मेहनत करते हैं। नो, ये तीनों ऑप्शन गलत होंगे। तो क्योंकि पास्ट में हैं, गुजर चुके हैं, अब उनकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पर जो है वर्क आएगा, क्योंकि पास्ट की बात है, वर्क की सेकंड फॉर्म यूज होगी, सो वर्क इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद अगेन आ गया द सन सेट्स, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है यहाँ पर। फिर उसके बाद है ही डैश इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट का मतलब होता है कि अभी इसी वक्त। एंड एट प्रेजेंट क्यों है? एक जो है वो एक रिकॉग्निशन वर्ड है, एंड रिकॉग्निशन वर्ड ये बता रहा है कि अभी अभी ये काम हो रहा है, यानी अभी अभी बारिश हो रही है। अब अगर देखा जाए रहा है आ रहा, रही रही है आ रहा है, तो इस वजह से मतलब ये कंटिन्यूस का फिक्र है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर आगे है अगो। हमारे पास अगो का मैंने आपको बताया कि अगो का मतलब होता है गुजर चुका है, यानी ये काम जो है वो थोड़ी देर पहले, 20 मिनट्स पहले वो छोड़कर चला, वो जा चुका है। ठीक है, वो 20 मिनट पहले चला गया। लास्ट पे अलिफ आ रहा है, तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा यूज हुआ है, तो उसके अंदर जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो सेकंड फॉर्म क्या है? लीव की, दैट इज लेफ्ट। सो ए ऑप्शन क्या होगा हमारे पास? लेफ्ट। ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। अगो की वजह से यहाँ पे हमने लेफ्ट लिखा दिया। फिर है उसके बाद शी डैश हर वर्क व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। मैंने आपको व्हेन का रूल बताया कि व्हेन से पहले क्या यूज होना है? वाज प्लस आईएनजी, एंड व्हेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होनी है, सो यहाँ पर वाज डूइंग इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है उसके बाद आई डैश यू सिंस मंडे। ठीक है, आई डैश यू सिंस मंडे, कि मैं मंडे को तुम्हें मिलूंगा। ठीक है, या मैं मंडे आई डैश यू सिंस मंडे, कि मैं मंडे मंडे तक तुम्हें नहीं मिला, या मंडे मंडे तक तुझे नहीं देखा, या मंडे से तूने नहीं देखा। ठीक है, मैं मंडे से, या मैं कहती हूँ जैसे हम कहते हैं ना कि मैं फ़लाँ दिन तक फ़लाँ दिन से तुझसे नहीं मिला, या फ़लाँ दिन से तुझे नहीं देखा, तो यहाँ पर ये बात हो रही है कि मैं मंडे से तुम्हें नहीं देखा। तो यहाँ पर मैंने वैसे आपको रूल ये बताया था कि सिंस फॉर के साथ बीन वाला फिक्रा यूज होना है, तो यहाँ पर हमें कोई भी बीन नजर नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो वही है कि मैंने मंडे से तुझे नहीं देखा, या मैं मंडे से तुझे नहीं मिली। तो यहाँ पर जो है वो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि
जो है वो यहाँ पर हैज़ है, हैज़ यूज़ नहीं होगा, आई के साथ हैव आता है, तो यहाँ पर आई के साथ हैव आएगा एंड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी, विल सी नहीं आएगा, सी भी नहीं आएगा, सो ऑप्शन द करेक्ट ऑप्शन। फिर है शी डैश हर कैट वेरी मच। अब जहाँ पर वेरी मच वर्ड यूज़ हुआ है, वेरी मच का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा वो अपनी कैट से प्यार करती है। अब इस तरह तो नहीं आ सकता ना कि वो अपनी कैट से बहुत ज़्यादा प्यार करेगी या वो कर रही है, नो करती है। ये एक एहसास है जो कि एक लॉन्ग टर्म के लिए उसके अंदर मौजूद है। सो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा यूज़ होगा, यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ ऐसे इसका भी इजाफा होगा। तो लव्स इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है अवर टीम डैश द मैच, कि हमारी टीम ने मैच जीत लिया। अब यहाँ पर जो लास्ट पर वर्ड आ रहा है दैट इज़ अलीफ। मैंने बताया था आपको कि लास्ट पर अगर अलीफ छोटी है बड़ी याद है तो वो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस होता है और उसके अंदर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब ऐसे नहीं आना कि हमारी टीम जो है वो मैच जीत लेती है। अब ये कोई पक्की बात नहीं होगी कि उनकी ही टीम विनर आती है, उनकी ही टीम जो है वो मैच जीती है, नो। कभी-कभी वो हार भी जाती है, तो अभी ही मैच हुआ वहाँ पर उनकी टीम ने मैच जीता है, सो यहाँ पर वोन आएगा, यानी उनकी टीम ने मैच जीत लिया, सेकंड फॉर्म आएगी। फिर है बॉयज़ विल डैश टू सी द शो। मैंने अभी-अभी आपको बताया था कि विल शैल के साथ जो है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, ठीक है? विल है या शैल है, अगर उन उन दोनों में से कोई याद है, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में से कोई अगर आपको पूछता है तो उसके साथ जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये एक रूल है कि आप लोगों ने विल शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो इस वजह से जो है वो हम लोग यहाँ पर क्या लगाएँगे, गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर जो है वो गो आएगा। उसके बाद है हमारे पास वी हैव डैश द सॉन्ग। अब मैंने आपको बताया था कि हैज़ हैव के साथ जो है वो क्या यूज़ होगा, हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। तो यहाँ पर आप ज़रा देखिए कि यहाँ पर थर्ड फॉर्म कौन-सी है, दैट इज़ हियर्ड है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर हियर्ड के ऊपर हम लोग अपना क्लिक करेंगे, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है ही डज़ नॉट डैश एनीवन। वो किसी से भी नफ़रत नहीं करता, ठीक है? वो नहीं करता। अब यहाँ पर डज़ यूज़ हुआ है, डज़ इज़ द हेल्पिंग वर्ब ऑफ द प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेज़ेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर जो है वो वर्ब की बेसिकली फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और साथ में एस एन एस का इज़ाफ़ा होता है, लेकिन यहाँ पर एस एन ई एस का इज़ाफ़ा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर डज़ के साथ ई एस का इज़ाफ़ा हो चुका है, तो यहाँ पर एस एन एस का इज़ाफ़ा नहीं होगा। सिंपल क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर हमारे पास हेट, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है यू डैश अ बाथ डेली। अब यहाँ पर डेली की बात हो रही है, उसकी रूटीन की बात हो रही है, उसकी हैबिट की बात हो रही है कि तुम रोज़ाना जो है वो शॉवर लेते हो या तुम रोज़ाना नहाते हो, तो यहाँ पर उसकी आदत है। तो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी टेक, और यहाँ पर ऐसे इसका इजाफा नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, ये यू है, सिंगुलर के साथ ऐसे इसका इजाफा होता है, यू के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर 38 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, दैट इज ए। फिर है द हैन इज डैश एग्स। मैंने अभी भी आपको बताया कि जहाँ पर आप लोगों को इज एम आर, ठीक है, इज एम आर इसको लिख भी लीजिए, इज एम आर एंड वर वाज वर, जहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले वाज वर देखने को मिले, तो वो समझ लीजिए कि ये कंटिन्यूस की बात हो रही है, क्योंकि ये जो दोनों है ये कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के हैं और ये पास्ट कंटिन्यूस। यहाँ पर कंटिन्यूस की बात हो रही है, इज डैश एग्स के, जो मुर्गी है वो अंडे दे रही है। इज़ है मतलब कंटीन्यूअस की बात हो रही है, तो यहाँ पर हम जो है वो आईएनजी वाली जो है वो ऑप्शन तलाश करेंगे। यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर है आई डैश अ कैमरा यस्टरडे। अब यहाँ पे यस्टरडे की बात हो रही है, यस्टरडे मतलब क्या है कि गुजरे हुए कल की बात हो रही है, हमारे पास जो है वो पास्ट की बेसिकली बात हो रही है। अब वो पास्ट की बात हो रही है, कहता है कि मैंने एक कैमरा खरीदा था कल को मैंने कैमरा खरीदा था, पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पर जो है पास्ट के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहाँ पर हम लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म तलाश करेंगे एंड बाय की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या है, दैट इज बोट, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास शी डैश बिफोर द पार्टी बिगेन, ठीक है, कि वो पार्टी शुरू होने से पहले ही निकल गई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था बिफोर का रूल, कि बिफोर से पहले जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा एंड बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो यहाँ पर हैड लेफ्ट है जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर है हमारे पास दे डैश दे वर्क बाय टुमारो, कि वो अपना काम कल को तमाम करेंगे या ख़त्म करेंगे, टुमारो। फिर मैंने आपको ये भी रूल बताया था कि अगर फ़िक्रे के कहीं सेंटर में या कहीं भी बाय वाला वर्ड यूज़ हो, तो वहाँ पर हम लोगों ने विल हैव या शैल हैव वाला कोई फ़िक्रा तलाश करना है, ठीक है। जहाँ पर बाय यूज़ हो रहा हुआ हो एंड बाय के फ़ौरन बाद जो है वो आप लोगों को कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, ठीक है। बाय के बाद अगर आपको कोई स्पेसिफिक टाइम दिया गया हो, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग विल हैव, शैल हैव में से कुछ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन आएगा क्योंकि यहाँ पर विल हैव वाला यूज़ हुआ है। देन उसके बाद है हमारे पास शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 इयर्स। अब वो यहाँ पर फॉर आ गया, मैंने आपको रूल बताया था कि जहाँ पर सिंस फॉर यूज़ हो वहाँ पर आप लोगों ने बीन वाला फ़िक्रा ढूँढना है।
एंड यहाँ पर ज़रा गौर कीजिए कि बीन वाले 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास, एंड यहाँ पर हम लोगों ने अब ये वाला ट्रिक यूज़ करना है कि शी है, शी इज़ द सिंगुलर, एंड सिंगुलर के साथ क्या यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ हमारा यूज़ होता है हैज़, ठीक है। अब यहाँ पर हैज़ ये है एंड हैव ये है, मतलब हैव वाला हमारा नहीं आएगा, हैज़ वाला आएगा। तो इसी वजह से हमारा डी ऑप्शन क्या है, दैट इज़ करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है द कोर्ट डैश इट्स वर्डिक्ट ऑन थर्सडे नेक्स्ट, कि जो कोर्ट है, जो जज है या जो हमारी अदालत है, वो अपना फैसला जो है वो या अपनी सज़ा जो है वो नेक्स्ट थर्सडे को सुनाएगी। मतलब कि ये जो है वो बात हो रही है फ्यूचर की, सुनाएगी, ठीक है। नेक्स्ट को सुनाएगी, अभी फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर के अंदर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, दैट इज़ विल शैल, एंड इस वजह से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, द कोर्ट विल गिव इट्स वर्डिक्ट। फिर उसके बाद है दे डैश टू स्कूल व्हेन द स्टॉर्म ब्रोक, कि जब कहता है कि वो स्कूल के लिए निकल चुके थे, या वो स्कूल जो है वो जा रहे थे जब जो है वो आंधी चल पड़ी, आंधी चल पड़ी। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। मैंने आपको वर्ब व्हेन का रूल ये समझाया था कि व्हेन से पहले जो है वो वाज़ वर्ब साथ में आईएनजी वाला फिक्रा यूज़ होता है। तो यहाँ पर वेयर वर गोइंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये कुछ भी नहीं, ये सारे रॉन्ग हैं, एंड सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है द पैकेट दैट्स देयर सिंस मॉर्निंग, कि ये वाला जो पैकेट है यहाँ पर गिरा है सुबह से, सिंस आ गया, सिंस से मैंने आपको बोला था सिंस फॉर आया, तो यहाँ पर बीन वाला ऑप्शन ढूंढना है, सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है ही डैश न्यूज़पेपर्स फॉर लिविंग यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया है, फॉर आ गया है, एंड फॉर की वजह से जो है मैंने आपको बताया है कि फॉर की वजह से यहाँ पर सिंस फॉर मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको फॉर या सिंस मिले तो वहाँ पर आप लोग जो है वो हैज़ बीन सेलिंग यानी बीन वाला फ़िक्रा ढूँढेंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं तो ये आता है कि वो यस्टरडे, अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पर सॉरी यहाँ पर जो है वो यस्टरडे यूज़ हुआ है। यस्टरडे से क्या मुराद है कि कल, गुज़रा हुआ कल, गुज़रा हुआ कल यानी पास्ट की बात हो रही है, एंड पास्ट के अंदर जो है वो हम लोग अपना वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, सो यहाँ पर ये आए। अब यहाँ पर ये जो फॉर यूज़ हुआ है, ये वो वाला फॉर कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस वाला फॉर नहीं है। ये उसने ये बोला है कि वो आप ज़िंदा रहने के लिए या अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, फॉर का मतलब के लिए, ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ये वाला फॉर यूज़ हुआ है। सिंस फॉर वाला फॉर यूज़ नहीं हुआ, तो यहाँ पर जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, दैट इज़ टोल्ड। फिर है हमारे पास यहाँ पर कि शी डैश हर एग्जामिनेशन बाय द फॉल नेक्स्ट नेक्स्ट फॉल। अब यहाँ पर आ गया हमारे पास बाय, तो बाय का मैंने आपको रूल बताया था, जहाँ पर बाय देखने को मिले वहाँ पर विल हैव शैल हैव आप लोगों ने तलाश करना है, सो ये ऑप्शन इज द करेक्ट। फिर है हमारे पास दे डैश इन दिस हाउस फॉर 10 years। अब यहाँ पर फिर अगेन फॉर सिंस फॉर वाला फॉर यहाँ पर यूज़ नहीं हुआ, बस उन्होंने ये बताया है कि वो इस मकान में 10 साल तक रहे, ठीक है, 10 साल तक रहे। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का जो है वो फिक्रा यूज़ हुआ है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का यहाँ पे फिक्रा यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो हम लोग हैव लिव्ड लगाएंगे, हैव लिव्ड यानी वो 10 साल तक यहाँ तक रह चुके हैं, या वो 10 साल तक यहाँ पर इस घर में रहे, तो यहाँ पर हैव लिव्ड आएगा, ठीक है। फिर है हमारे पास बिफोर वाला, तो बिफोर का मैंने आपको बताया कि बिफोर से पहले जो है वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे, एंड दूसरी तरफ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो बिफोर से पहले हैड जब थर्ड फॉर्म आएगी, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ तक स्टूडेंट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा ए वाला पार्ट था वो कंप्लीट हुआ, जिसके अंदर हम लोगों ने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देखी। आई होप कि ये 50 एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगर ये 50 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड काइंडली 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सदका जारिया उन तक भी पहुंच सके और आप भी अपना जो सवाब दारेन है वो हासिल कर सकें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट 50 एमसीक्यूज की तरफ। तो उसको शुरू से करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने इंग्लिश के जो दूसरे लेक्चर्स हैं वो भी अपलोड कर दिए हैं, एंड देन उसके बाद जो फिजिक्स के जितने भी लेक्चर्स हैं फुल बुक है स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हैं, एमसीक्यूज हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, टॉपिक वाइज जितने भी लेक्चर्स हैं मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर कोई भी बच्चा आप में से इंटरेस्टेड है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने लेक्चर्स समझाए हैं, बहुत अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को एक बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक समझाया है, एंड बिल्कुल विजुअल इमेजेस के साथ, एंड बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लाजमी विजिट कीजिएगा, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हुई तो आप मुझे पूछिएगा कमेंट के अंदर, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। एंड देन चलते हैं हम अपने 51 एम वाले एमसीक्यूज की तरफ और देखते हैं उसके अंदर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर उसने हमें बताया है कि आप लोग बताइए कि वैल्यूर इज डैश इज एन डैश नाउन, कि कहता है कि वैल्यूर जो है वो कौन सा नाउन है।
अब आप लोगों ने यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है कि ऐसी तमाम चीज़ें जिनको ना हम छू सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना ही हम जो है वो उनको खा पी सकते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं कि ये क्या है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी जिनको हम खा पी नहीं सकते, छू नहीं सकते। अब यहाँ पर उसने वैलिड पूछा है, अब वैलिड जो है उसका जो अगर हम इसको उर्दू के अंदर ट्रांसलेट करें तो उसका मतलब ये बनता है बहादुरी, दलेरी, ठीक है? तो इन तमाम वर्ड के लिए जो है वो वैलिड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर उसने वैलिड पूछा है, बहादुरी, दलेरी वगैरह के अंदर शुजाअत के लिए ये वर्ड यूज़ होता है, तो इस वजह से यहाँ पर यानी एक ऐसा वर्ड है, तो ना हम बहादुरी को कोई बंदा देख नहीं सकता, ना ही छू सकता है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि यूज़ होगा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हम इसको नाम देंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन का, ठीक हो गया? एंड इसके बाद है हमारे पास के यहाँ पर तो हमारा सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है ही इज फॉन्ड ऑफ कुकिंग। अब कहता है यहाँ पे कुकिंग जो है वो क्या है? अब आप लोग ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर आपको आईएनजी वाला कोई भी नाउन देखने को मिले, आईएनजी वाला कोई भी नाउन देखने को मिले और वो एज अ नाउन जो है वो एक्ट कर रहा हो, तो उसको हम जो है वो जिरंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जिरंड बोलेंगे। ये आप लोगों ने चीज़ याद रख लेनी है कि अगर आईएनजी वाला कोई नाउन हमें मिले और वो एज अ नाउन रिएक्ट कर रहा हो तो उसको हम जिरंड बोलेंगे। तो यहाँ पे आईएनजी वाला है ये वर्ड कुकिंग, तो इसको हम जिरंड बोलेंगे, आईएनजी वाला है। उसके बाद है द मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। कि ऐसा मोमेंट जो कि हमसे जो है वो लॉस्ट हो जाता है, खो जाता है, वो हमेशा हमेशा के लिए खो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे कहता है द अंडरलाइन वर्ड विच, अब यहाँ पे कहता है विच जो है वो क्या है? अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोग ऐड कर लीजिए अपने नोट्स के अंदर कि ऐसे तमाम वर्ड जिनके स्टार्ट पे डब्ल्यू एच आता है, यानी डब्ल्यू एच फैमिली जो है जिनके लास्ट पे और भी जैसे वट है, वाई है, वेन है, वेयर एवर है, जो भी वर्ड आते हैं जो डब्ल्यू एच से स्टार्ट हो रहे होते हैं बेसिकली, तो उनको हम कहते हैं डब्ल्यू एच फैमिली। एंड उस तमाम फैमिली को, पूरी फैमिली को, पूरे ग्रुप को, डब्ल्यू एच को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। तो ये आप लोगों ने रिलेटिव की जो है डेफिनेशन लिख लेनी है कि तमाम जो डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंसेस के अंदर यूज होते हैं जोड़ने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है? उसके बाद है हमारे पास ही स्पोक वेरी लाउड। अब कहता है अब यहाँ पर लाउड जो है वो क्या एडवर्ब है? अब लाउड जो है स्टूडेंट, अब लाउड जो है वो है कि ऊंची आवाज से। वो क्या है? दैट इज अ वर्ब। एंड ऊंची आवाज से ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो बोला तो किस तरीके से बोला, बहुत ऊंची आवाज से बोला। अब जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन करती है, जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। अब एडवर्ब की स्टूडेंट्स कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है? एडवर्ब की भी कुछ टाइप्स होती हैं, मैं आपको अब यहाँ पर समझा दूँ अच्छे तरीके से कि एडवर्ब की भी कुछ टाइप्स होती हैं। एक होता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर, एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एक होता है एडवर्ब ऑफ टाइम। अब यहाँ पर जो है वो मैं आपको बताऊँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ठीक है? एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ माइनर ये होता है कि अगर कोई काम किया गया है तो, अगर कोई भी काम किया गया है, हर काम को करने का एक तरीका होता है, ठीक है? तो ऐसे तमाम वर्ड जो कि किसी भी काम करने के तरीके को बताए तो वो उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि वो बोला किस तरह से बोला, और लाउडली बोला या थोड़ा स्लोली बोला, या वो चला कैसे चला, स्पीडली चला, क्विकली चला, आहिस्ता से चला, या उसने लिखा कैसे लिखा, अच्छे तरीके से लिखा, गंदी राइटिंग से लिखा, अच्छी राइटिंग, यानी जो भी काम करने का तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैनर। एंड फ्रीक्वेंसी वो होता है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा जो है वो दोहराई गई है, रिपीटिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो हमें कौन सा बताता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है? कोई चीज़ कितनी दफ़ा दोहराई गई है, रिपीट की है, वो हमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के अंदर देखने को मिलता है। अब डिग्री जो है वो ये चीज़ बता रही होती है कि ऐसे तमाम काम, ऐसे तमाम जो अ, काम है जो हम लोग अपना वर्क कर रहे होते हैं, उसकी क्वालिटी जो है वो कितनी हद तक है, या डिग्री। यानी इसके अंदर जो है वो आसान अल्फाज में आपको बताऊँ तो इसके अंदर ये है कि वो वेरी या हाउ मच या टू मच एक्सटेंड, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ शी इज़ वेरी हैप्पी, एंड जो वेरी लव्स है वो डिग्री के अंदर आ जाता है। एंड अगर मैं कहूँ कि जैसे कहते हैं ना कि बेस्ट, बेटर, सॉरी, यहाँ पर आता है ना कि जैसे डिग्री हमारी यूज़ होती है, बेस्ट जो है वो थर्ड डिग्री है एंड बेटर जो है वो सेकंड डिग्री है, ठीक है? तो यहाँ पर इसलिए जो है इन वर्ड्स में जो है वो यूज़ होता है। एंड टाइम जो है हर काम को करने का एक तरीका होता है, सॉरी टाइम होता है हर काम को करने का, सुबह को, शाम को, कल को, परसों को। तो ये जो टाइम होता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। तो आई होप कि आपको लोगों को ये चारों चीज़ें अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब आप लोग एक ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि इस केस में हमारे पास ये कौन सा एडवर्ब होगा? उसने बोला है कि वो बोला बहुत ऊंचे तरीके से। अब लोग ये आप लोगों को ये आपकी असाइनमेंट है कि ये एमसीक्यूज आप लोगों, मैंने आपको ये चारों जो उसकी टाइप है वो समझा दी हैं। अब इट्स अपॉन यू कि आप लोग इसका मुझे आंसर करते हो कि यहाँ पर कौन सा जो है वो एडवर्ब यूज हो। ओके, चलें जी।
उसके बाद यहाँ पर देखिए द बॉय लाफ्स लाउडली, यहाँ पर अगेन वही बात आ जाती है। तो ये थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। कहता है कि लाफ्स इसके अंदर क्या है। अब यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट, न्यू कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि ऐसे तमाम वर्ब्स, ऐसे तमाम वर्ब जिनके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी होता है, ठीक है, जिनके लास्ट पे ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड ऐसे तमाम वर्ब जिनके लास्ट पे जो है ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी नहीं होता, इनके बगैर भी मीनिंग समझ में आ जाता है, इनके बगैर भी काम चल जाता है, ऑब्जेक्ट लगाना लाजमी नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट लाजमी होता है, उनको क्या बोलते हैं, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, इन ट्रांजिटिव वर्ब, ये होते हैं ट्रांजिटिव एंड ये होते हैं इंट्रांजिटिव। तो ये आप लोगों ने अपने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए द बॉय लाव्स, अब लाव्स क्या है, हंसना। अगर यहाँ पर द बॉय लाव्स सिर्फ ये आता, लाउडली जो है वो यहाँ से स्किप हो जाता, लाउडली हमारे पास ना आता, यहाँ पर लाउडली इसको कट कर देते हैं। अब यहाँ पर ये है कि लड़का हंसा, अब मीनिंग समझ में आ रहा है कि लड़का हंसा। अगर यहाँ पर लाउडली यूज ना भी होता, यानी ऊंची आवाज से, तो फिर भी मीनिंग जो है वो समझ में आ जाता है। लेकिन अगर यहाँ पर यूज होता द बॉय थ्रू, थ्रू होता है फेंकना, ये भी तो एक वर्ब है ना, थ्रू फेंकना काम है। अब थ्रू फेंकना, लड़के ने फेंका, अब ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, यानी क्या उसने फेंका, बॉल फेंकी, जूता फेंका, फुटबॉल फेंका, क्या फेंका। तो इस वजह से ऐसे तमाम वर्ब जिनके साथ जो है हमारे पास वर्ब लाजमी होता है, उनको ट्रांजिटिव बोलते हैं, एंड जिनके साथ वर्ब लाजमी नहीं होता, उनको इंट्रांजिटिव होते हैं। अब आप लोगों ने ये बताना है कि लाफ जो है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। ये अब आपकी असाइनमेंट है, एक ऊपर वाला एमसीक्यूज दैट इज 54 एंड 55, ये आप लोगों का असाइनमेंट है। ये अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है। ये स्टूडेंट्स आपकी प्रैक्टिस है, अगर आप लोगों को अच्छे से समझ आया है तो आप लोग आंसर अच्छी तरीके से कर सकते हैं। अब आप, मैंने आपकी कमेंट्स की रेशो देखनी है कि आप किस लिहाज से जो है एमसीक्यूज का कमेंट करते हो। फिर है हमारे पास ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि यहाँ पर उसने जो है वो तशबीह दी है कि उसने एज अ लाइन बिहेव किया लड़ाई के अंदर, या अभी यहाँ पर उसने तशबीह यूज़ की है, क्या यूज़ की है, तशबीह। इसको तशबीह बोलते हैं, किसी को किसी के बराबर कर देना या किसी को किसी के साथ कंपेयर करना, तो वो क्या होती है, तशबीह होती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिमिली को अच्छे से समझना है। सिमिली वो होता है जिसमें एज या लाइक जैसे वर्ड्स यूज हुए हो, यानी कि वो इस तरह लड़ा जैसे शेर, वो इस तरह डर रहा था जैसे कोई गीदड़, ठीक है। लेकिन मेटाफर में क्या होता है, मेटाफर में एज या लाइक वाले वर्ड यूज नहीं होते, डायरेक्ट वो उसको कहते हैं, जैसे वो माँ कहती है मेरा बेटा चांद है, इसी तरह कोई लड़की कहती है कि मेरी दोस्त शहजादी है, ठीक है, तो मेरा बेटा शेर है, या इस तरह से ऐसे वर्ड जिनके अंदर ऐसे जैसे वाले वर्ड यूज नहीं किए जाते, यानी एज लाइक वाले वर्ड यूज, जैसे कि मेरा बेटा ऐसे है जैसे चांद, मेरा, मेरी दोस्त मुझे ऐसे जैसे मेरी शहजादी, जैसे ऐसे वाले वर्ड जो है वो सिमिली में यूज होंगे, मेटाफर में इस तरह वाले वर्ड यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बताना है कि प्रूव्ड अ लाइन क्या है, कि वो लड़ाई में शेर साबित हुआ। अब ये नहीं कि एज अ लाइन या लाइक अ लाइन शेर जैसा साबित हुआ, नो, प्रूव्ड अ लाइन एक शेर साबित हुआ। तो यहाँ पर मेटाफर डायरेक्ट उसने उसको शेर के मुकाबिल कर दिया, तो यहाँ पर जो है वो मेटाफर यूज हुआ है। तो इस वजह से बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर उसके बाद है द पुलिस डिस्पर्ड द क्राउड। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्राउड क्या है, ऐसे तमाम वर्ड स्टूडेंट जो कि ग्रुप को जाहिर कर रहे हों, जो कि कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हों, उनको जो है वो हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। अब क्राउड, क्राउड जाहिर है क्राउड के अंदर कोई एक बंदा थोड़ी ना होगा, क्राउड के अंदर 50-30 लोग होंगे ही। सो यहाँ पर जो है वो इस वजह से कलेक्टिव नाउन आ गई, यानी कि जखीरा, ठीक है। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सी। फिर उसके बाद है पेशेंस। मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे तमाम नाउन्स जो कि जिनको ना छुआ जा सकता है, ना सुना जा सकता है, ना देखा जा सकता है, वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। तो यहाँ पर ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। पेशेंस क्या होता है, सब्र करना। उसके बाद है हाउएवर। अब हाउएवर जो है वो कहता है कि अगरचे ये है लेकिन ये है। हाउएवर का मतलब होता है अगरचे, यानी कि ये वाला वर्ड जो है वो यूज होता है कंपैरिजन के लिए, सॉरी इम्फेसिस के लिए, यानी जोर देने के लिए, ठीक है। 59 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी, इम्फेसिस के लिए, यानी जोर देने के लिए। हाउएवर हम लोग यूज करते हैं अपनी बात के अंदर इम्फेसिस के लिए, जोर देने के लिए। उसके बाद है द सनफ्लावर्स नॉटिंग इन द विंड। कहता है कि जो सनफ्लावर्स हैं, सूरजमुखी जो फूल हैं, वो हवा के अंदर सर हिला रहे हैं। अब सर हिलाना तो इंसानों की ये खासियत है। अब सनफ्लावर्स ना तो मूव कर सकते हैं, या उनकी बॉडी भी नहीं होती, ना ही उनकी बॉडी मूवमेंट कर सकती है। तो वो तो बस हवा के अंदर बस थोड़ी बहुत इस तरह से हिल जुल सकते हैं, वो भी हवा की वजह से। अब मूवमेंट करना तो इंसान की एक खासियत है। तो इस वजह से ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि बेजान चीज़ों को जानदार चीज़ों के साथ तशबीह देते हैं, उन तमाम को क्या कहते हैं, पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। ये आप लोगों ने पर्सोनिफिकेशन की डेफिनेशन लिखनी है। ये बहुत दफ़ा पास क्वेश्चन में ये वाला पर्सोनिफिकेशन के रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि ऐसे तमाम चीज़ें जो कि बेजहां चीज़ों को जानदार चीज़ों के साथ तशबीह देती हैं, उनको हम पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं।
बट है दिस इज वेरी इंफॉर्मेटिव सेमिनार, मतलब कि अब यहाँ पे इंफॉर्मेटिव जो है वो कौन सा वर्ड है, सेमिनार। अब यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, सेमिनार होता है एक नाउन, यानी कि एक चीज का नाम है ना सेमिनार। अब इन्फॉर्मेटिव जो है वो कहता है कि सेमिनार सेमिनार कैसा था, बहुत ज्यादा फायदेमंद था, उसके अंदर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिली। यानी ये वाला जो वर्ड इन्फॉर्मेटिव है ये नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि नाउन को एक्सप्लेन करें उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है, ऐसे तमाम वर्ड्स जो कि किसको एक्सप्लेन करें, नाउन को, उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। एंड ऐसे तमाम वर्ड जो कि किसी की जो है वो वर्ब को एक्सप्लेन करें, तो वर्ब के एक्सप्लेन करने वाले को हम लोग एडवर्ब बोलते हैं। तो ये आप दोनों चीज़ों को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ऐसे तमाम वर्ड जो कि नाउन को एक्सप्लेन करते हैं, नाउन यानी कि कोई चीज़ है वो कैसी है, वो कैसी दिखती है, वो कैसी लगती है, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे। एंड कोई काम अगर आपने किया है, काम किस तरीके से किया है, काम किस तरह से किया है, कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है, कितने वक्त में किया है, तो वो आपके एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने भी अभी आपको समझाया। तो इन्फॉर्मेटिव है, इन्फॉर्मेटिव क्या है, यानी वो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, फिर है शी हैज रेजोल्यूट फेथ, अब इन आएगा क्योंकि ये एक क्या है, प्रपोजिशन है, तो प्रपोजिशन यहाँ पे इन आप लोगों ने याद रखना, ये भी पास पेपर में काफी दफा आया है। फिर है वेट डैश रिटर्न, यहाँ तक, यहाँ पर इंतजार करो यहाँ तक कि मैं आ जाऊँ। अब यहाँ तक के लिए जो है वो टिल यूज होगा। ठीक है, वेट करो जब तक मैं नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि मैं नहीं आ जाता, यहाँ पर टिल यूज होगा। फिर उसके बाद है द डॉग सैट डैश हिज मास्टर बिसाइड हिज मास्टर, यानी कि उसका मास्टर बैठा है एंड मास्टर के जो है वो साथ में, बिहाइंड होता है बिल्कुल पहलू में बैठना, तब वो अपने मास्टर के बिल्कुल पहलू में बैठा है, तो पहलू के लिए जो वर्ड यूज होता है दैट इज बी साइड। फिर उसके बाद है सम आर बॉर्न ग्रेट, कहते हैं कि सम जो है वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पैदाइश ही बहुत ज्यादा अजीम होती है, यानी जो होते ही पैदा पैदा ही जो है वो अजीम होते हैं। तो अब यहाँ पर कहता है कि जो सम है वो क्या है, ऐसे तमाम वर्ड जैसे कि सम वन है, सम बॉडी है, एनी वन है, एनी बॉडी है, ठीक है, नो वन है, नो बॉडी है। ठीक है, तो ऐसे तमाम वर्ड्स जिनका कोई जो है प्रॉपर हमें पता नहीं होता, इनडेफिनेट होता है, यानी कि प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया होता, प्रॉपर हाईलाइट नहीं हुआ होता, उनको जो है हम इनडेफिनेट बोलते हैं, यानी प्रॉपर डिफाइन नहीं किया गया। क्या, अब सम वन का मतलब होता है कोई एक, एनी वन कोई एक, नो वन कोई भी नहीं। अब नहीं हमें पता कि इन सम वन में कौन है, अगर क्राउड में कोई बैठा है तो समवन मुझे नहीं पता कि समवन वो मैं ही हो सकती हूँ या समवन आप ही हो सकते हैं, एंड एनीवन भी कोई आप हो सकता है या मैं हो सकती हूँ। को मतलब किसी चीज़ को हाईलाइट नहीं करना, प्रॉपर बताना नहीं, बस उसको ये कह देना को कोई एक, तो उसके लिए जो है वो इंडेफिनेट यानी कि डिफाइन ना करना, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है हमारे पास मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, द सेंटेंस इज, यानी यहाँ पर अब सिंपल टेंस सेंटेंस यूज हुआ है, बिल्कुल सिंपल, समझ आ रहे हैं यहाँ पे क्या बयान किया गया है। फिर है ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, यहाँ पर कहता है कि ये वाला कौन सा सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस यहाँ पे यूज हुआ है। तो यहाँ पर आपको मैं समझा दूँ कि ऐसे तमाम वर्ड्स यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोगों ने ये ट्रिक याद रखना है बस, FANDOYS, ये आप लोगों ने चीजें याद रखनी है। एफ फोर क्या है, एफ फोर फोर, ए फोर एंड, ए फोर एंड, एन फोर नॉर, बी फोर बट, उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर ओ, ओ फॉर और, वाई फॉर येट, फिर है हमारे पास एस, तो एस फॉर क्या है, सो। अगर ये तमाम वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं किसी भी सेंटेंस के सेंटर पर, ये वाले वर्ड्स फैन वॉइस में, अब फैन वॉइस ये उनका एक निमोनिक्स है, आप सिर्फ इसको याद कर लीजिए, फैन वॉइस। ठीक है, फैन वॉइस, अब ये बिल्कुल एक छोटा सा वर्ड है, इसको याद करना बहुत ईजी है, लेकिन इससे होगा क्या कि आपके सारे एमसीक्यूज रिलेटेड टू द कंपाउंड सेंटेंसेस आपको रेडी हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एंड नॉट बट और येट सो, तो ये वाले वर्ड्स आई होप कि आप लोगों ने नोट्स के अंदर ऐड कर लिया होगा। ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं स्टूडेंट जो कि आपको कोई नहीं बताता, एंड यही ट्रिक्स आपके काम आते हैं एमसीक्यूज के अंदर, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। एंड जो एक ट्रिकी बचा होता है ना ट्रिक्स के साथ काम करने वाला, वो कंपेयर टू द जो रट्टे मारने वाला होता है उससे ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है। तो आप लोग भी ट्रिक्स के साथ काम किया करें। तो एक छोटा सा ट्रिक है, उसको आप लोग लिख लीजिए। एंड देन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि येट यहाँ पर यूज हुआ, एंड येट जैसे कि आपको पता है कि बॉयज के वाई जो है वो स्टैंड येट करता है, तो जैसे यहाँ पर जो है वो कंपाउंड सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, फिर है उसके बाद ही केम ले व्हेन नाइट हैड फैलन एंड व्हेन नाइट हैड व्हेन इज वर्ड क्लास। अब यहाँ पर जो है वो टाइम की बात हो रही है कि वो कब आया, आया जब नाइट, जब रात जो है वो गुजर चुकी थी या रात उतर चुकी थी।
मतलब कि वो केम आया, अब आने को भी एक्सप्लेन कर रहा है, यानी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ये एडवर्ब है। अब ये एडवर्ब कौन-सा है? टाइम है, यानी टाइम को एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर वर्ब ऑफ टाइम आएगा। फिर है ट्रांज़िटिव वर्ब नीड्स, मैंने आपको बताया था ट्रांज़िटिव वर्ब वो वाले होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट को माँगते हैं, जो आपकी ज़रूरत होती है उनको नीड्स ऑब्जेक्ट। फिर है व्हाई डोंट यू गो अलोंग विद योर ब्रदर, कहता है कि तुम क्यों नहीं जा रहे अपने भाई के साथ। अब अलोंग जो है वो क्या है? ऐसे तमाम वर्ड जो कि पोज़ीशन को ज़ाहिर कर रहे हैं, कहता है कि अपने भाई के साथ क्यों नहीं जा रहे, ठीक है? तो यहाँ पर प्रपोज़िशन ऐसे तमाम वर्ड जैसे कि विद है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, जैसा कि है हमारे पास अलोंग जैसा कि यहाँ पर आ गया है। इसी तरह विद आ सकता है, ऑन आ सकता है, एट आ सकता है, फिर उसके बाद बी साइड आ सकता है, फिर उसके बाद आ सकता है बिसाइड, अलोंग विद, ऑन एट, फिर उसके बाद आ सकता है इन आ सकता है। तो इस तरह के तमाम वर्ड जो कि आपकी पोजीशन को ज़ाहिर कर रहे हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्रीपोज़िशन। फिर है लाइफ़, अब लाइफ़ जो है वो बिल्कुल एक फीलिंग है, एक एहसास सा है, ठीक है? एक ख्वाब की तरह लगती है, इसको ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है? फिर उसके बाद है हाउ हॉट डे इज़, यानी ऐसे तमाम वर्ड जिनके सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ये वाला एक्सक्लेमेटरी सा मार्क आ रहा था उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो कि इमोशंस को जो कि बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज़ को ज़ाहिर कर रहे हों, यहाँ कहता है कि आज का दिन कितना गर्म था, ठीक है? अब वो फीलिंग को ज़ाहिर कर रहा है तो यहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेटरी आएगा, यानी शिद्दत को ज़ाहिर कर रहा है, सरप्राइज़ होके बात बता रहा है, तो यहाँ पर जो है वो एक्सक्लेमेटरी आएगी, हैरानी से बात बता रहा है। फिर है कैन, इज़, आर, डैश, ऐसे तमाम वर्ड जो कि की पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर कर रहे हों, ठीक है? तो उसके अंदर आ जाते हैं कैन आ सकता है, ठीक है? कुड, शुड, वुड, ये तमाम वर्ड जो हैं कैन, कुड, उसके बाद आ जाएगा शैल, शुड, शैल, शुड, तरह आ जाएगा, माइट आ जाएगा इसके अंदर। तो ये आप लोगों ने वर्ड्स कुछ लिख लेना है कि इनमें से अगर कोई भी अगर आपको वर्ड दे के पूछे तो वो क्या होते हैं, तमाम वर्ड्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब वो कौन-कौन से होते हैं जो कि सेंटेंसेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं, किसी भी कोई पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर जो है वो मॉडल वर्ब यूज़ होगा। फिर उसके बाद है एब्सोल्यूटली, अब एब्सोल्यूटली का मतलब होता है कि बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही है, जैसे कि हम बात करते-करते कहते हैं ना एब्सोल्यूटली राइट, यानी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो यहाँ पर ये है कि आप 100% एश्योरिटी जब आपको हो, तो तब आप लोग जो है वो ये वाला वर्ड यूज़ करते हैं। यानी हम कहते हैं ना कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उर्दू के अंदर एक वर्ड होता है बेशक, ठीक है? अब बेशक जो है हम उसको एब्सोल्यूटली भी कह सकते हैं, यानी इसके अंदर कोई शक नहीं, 100% ट्रू बात है, तो उसके लिए जो है वो हम एम्फेसिस के लिए ये बात कर रहे होते हैं, यानी ज़ोर देने के लिए, उसकी एश्योरिटी पर ज़ोर देने के लिए हम जो है एब्सोल्यूटली लफ्ज़ यूज़ करते हैं। फिर है इफ दे अराइव लेट दे विल मिस बस, मैं आपको पहले भी कंडीशंस टाइप बता चुकी हूँ कि अगर आप लोगों को विल देखने को मिले और फर्स्ट वाली केस में आप लोगों को फर्स्ट फॉर्म देखने को मिले तो वो कौन सी फॉर्म होगी, वो कौन सा टाइप होगा? फर्स्ट वाला। तो यहाँ पर जो है वो टाइप 1 हो जाए। फिर है इफ यू हैड स्टडीड हार्ड यू डैश सक्सीड, मैंने आपको थर्ड वाली टाइप के अंदर बताया था, थर्ड वाली टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर थर्ड वाली टाइप के अंदर मैंने आपको बताया था कंडीशन की जो थर्ड वाली टाइप है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर एक साइड पे हैड आ जाएगा, इफ की अगर एक साइड पे हैड आएगा तो दूसरी साइड पे क्या आएगा? वुड हैव। मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो दूसरी साइड पे क्या आएगा? दैट इज वुड हैव, इफ की एक साइड पे ये और एक साइड पे ये। तो अब ये देखिए कि एक साइड पे हैड स्टडीड तो यूज हुआ है, अब दूसरी साइड पे क्या आएगा? वुड हैव, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर उसके बाद है ओपन द विंडो, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? लेट द विंडो बी ओपन, ये इसका पैसिव वॉइस है। फिर उसके बाद ही मेड द पेपर वर्क, अब यहाँ पे वर्क क्या है? वर्क जो है वो यहाँ पे कह रहा है ही मेड द पीपल वर्क, अब कहता है कि यहाँ पर जो है वो वर्क क्या है? तो 78 का जो पेपर है यहाँ पर अब स्टूडेंट एक लफ्ज़ मिसिंग है, यहाँ पर टू आना था, यहाँ पे एक लफ्ज़ मिसिंग है टू। ही मेड द पीपल टू वर्क, यानी उसने लोगों को काम पर लगा दिया, अब यहाँ पर जो है वो टू आएगा। अब ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू यूज़ हुआ हो, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। तो ये आप लोगों ने नोट्स के अंदर ऐड कर लेना है, इन्फिनिटिव पता नहीं किस तरह से लिखा गया, लेकिन टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई तो वो क्या होता है? इन्फिनिटिव। जेरेंड क्या होता है? अगर आप लोगों का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ हुआ तो वो जेरेंड हो जाए। फिर उसके बाद है ही लेड अ लाइफ डिवॉइड ऑफ ब्लेम, अब डिवॉइड ऑफ ब्लेम क्या है यहाँ पर? अब ये देखिए कि उसने बोला यहाँ पर लेड अ लाइफ, कि वो लाइफ गुजार रहा है, डिवाइड ऑफ ब्लेम कौन सी लाइफ गुजार रहा है? अब लाइफ क्या है? इसमें लाइफ एक नाउन है, यानी नाम है,
अब लाइफ एक नाउन है, अब ये चीज़ नाउन को एक्सप्लेन कर रही है कि लाइफ कैसी है, डिवाइड ऑफ ब्लेम यानी परेशानियों से भरी हुई, ठीक है, गमों से, दुखों से भरी हुई, तो ये उसकी क्या हो जाएगी, एडजेक्टिव। जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करे दैट इज एडजेक्टिव, एंड जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करे वो क्या होती है, एडवर्ब। फिर है माई मदर बिकम्स डैश, अब यहाँ पर एंशियस की स्पेलिंग पूछे हैं, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है द शू इज प्रेसिंग ऑन माई टू, अब यहाँ पे कहता है ऑन माई टू क्या है, ये कौन सा फ्रेज है, ओन माई टू, यानी मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर आपको कोई प्रपोजिशन देखने को मिले, ओन, इन, ओ एट या बी साइड या इस तरह से जगह जहाँ पर आपको कोई प्रपोजिशन देखने को मिले, कोई ऐसे वर्ड यूज देखने को मिले जो कि किसी की पोजीशन को जाहिर कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, प्रपोजिशनल फ्रेज। यहाँ पर जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, प्रपोजिशनल, क्योंकि ये किसी पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि यहाँ पर जो हमारा जूता है वो प्रेशर डाल रहा है, कहाँ पर प्रेशर डाल रहा है, हमारे अंगूठे पर, पाँव के अंगूठे पर, तो यहाँ पर उसकी पोजीशन को बताया जा रहा है, प्रेशर कहाँ पर पड़ रहा है, तो इस वजह से ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो जाएगी। फिर है शी डिड नॉट मेक अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि वो जो है वो झूठी बात नहीं करती या वो झूठे बहाने नहीं बनाती। तो यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, अब यहाँ पर यू नो के यहाँ पर जो है वो नॉट का एडिशन हुआ है, निगेशन, यानी किसी चीज़ की निगेशन हो रही है, मनफी फिक्रा है, तो वहाँ पर जो है वो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अंदर किसी चीज़ की निगेशन हो रही है। फिर है ही फिनिश्ड फर्स्ट दो ही बिगेन लेट, कहता है कि उसने सबसे पहले काम खत्म कर लिया अगरचे। अब दो का मानी क्या है, दो का मानी है अगरचे, अगरचे के वो लेट हो गया था, यानी अगरचे के वो लेट पहुंचा था लेकिन फिर भी उसने सबसे पहले अपना काम जो है कंप्लीट कर दिया। अब फिनिश्ड क्या है, फिनिश्ड एक वर्ब है, अब उसने वर्क को कंप्लीट किया, अब डू ही बिगेन लेटर, ये जो है वो वर्ब को ही एक्सप्लेन कर रहा है ना कि उसने काम खत्म किया, तो कब किया, अब ये उसको कर रहा है ना कि वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है कि उसने काम खत्म किया लेकिन कब किया, ये डू ही बिगेन लेटर, अगरचे के वो लेट हो गया था, अब ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, तो जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करे वो क्या होती है, एडवर्ब, तो हमारे पास एडवर्ब क्लास हो जाएगी। फिर है हिज हाउस इज एन एग्जाम्पल हो, अब ये जो हिज हाउस है, अगर दो वर्ड्स के जो स्टार्ट वाले लेटर्स हैं अगर वो रिपीट हो रहे हों, जैसे यहाँ पर एच, एच रिपीट हुआ है दो दफ़ा, यहाँ पर एच एंड यहाँ पर एच, ये दो दफ़ा रिपीट हुआ है, ऐसे तमाम वर्ड जिनके स्टार्ट वाला जो लेटर है वो रिपीट रिपीट हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन, तो क्या बोलते हैं, एलिट्रेशन। ठीक है, एलिट्रेशन क्या होता है कि दो वर्ड्स के अगर स्टार्ट वाले लेटर रिपीट हो रहे हैं तो उसको हम एलिट्रेशन। फिर है आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट, कि मैं खुश हूँ क्योंकि तुमने इसे पसंद कर लिया। अब मेन चीज़ क्या है कि वो खुश है, ठीक है, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट यू लाइक इट, के तुमने इसे पसंद कर लिया, तो कि तुमने इस चीज़ को पसंद कर लिया। दैट यू लाइक इट क्या है, अब कि अब वो खुश है, ये क्या है, खुश होना एक वर्ब है, अब ये चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये क्या हो जाएगी, एडवर्ब हो जाएगी। अब ये एडवर्ब क्लॉज तो है लेकिन कौन सी है, ये रीज़न की है, यानी कि वो बता रहा है कि वो क्यों खुश है, मैं खुश हूँ क्योंकि, अब रीज़न बताई जा रही है, तो रीज़न की वजह से एडवर्ब क्लॉज ऑफ द रीज़न हो जाएगी। फिर है उसके बाद व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग, मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर ये वाला साइन यूज़ हो रहा हो वो कौन सा होता है सेंटेंस, वो एक्सक्लेमेटरी होता है, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है ही इज अ बॉय हुज फादर इज अलाइव, अब हुज वर्ड कौन सा है, हुज मैंने आपको पहले बताया डब्ल्यू इज फैमिली, ऑल इज अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउन, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है ही शी इज अ गर्ल विदाउट अ फ्रेंड, अब विदाउट अ फ्रेंड क्या है, मैंने आपको बताया कि जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करे वो क्या होती है, पर वो होती है एडजेक्टिव। अब गर्ल एक नाउन है, अब ये चीज़ गर्ल को एक्सप्लेन करिए कि वो कैसी लड़की है, ऐसी है जिसकी कोई दोस्त नहीं, ठीक है, जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करती है वो क्या होती है, एडजेक्टिव, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर है पेंटिंग इज अ गुड फन, अब यहाँ पे पेंटिंग, पेंटिंग इज अ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी आईएनजी यहाँ पे यूज हुआ है, और ये एज अ नाउन जो है वो कर रही है बिहेव, तो यहाँ पर जो है वो जेरंड होगा, क्योंकि आईएनजी मैंने बताया कि अगर वो एज अ नाउन बिहेव कर रही है तो वो क्या होगा, जेरंड। फिर है ही बिल्ट दे हिज हाउस देयर, अब यहाँ पर उसकी पोजीशन को जाहिर कर रहा है कि देयर, अब बिल्ट क्या होता है, बनाना, बिल्ट क्या होता है, बनाना, उन्होंने अपना हाउस बनाया देयर, वहां पर, बनाया कहाँ पर बनाया, अब ये बनाने को एक्सप्लेन कर रहा है, यानी वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है, जो चीज़ वर्ब को एक्सप्लेन करे वो क्या होती है, दैट इज एडवर्ब, तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि ये वर्ब को एक्सप्लेन कर रहा है। फिर है ही इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट, यहाँ पर फॉर आएगा, ठीक है, ये एक क्या है, प्रपोजिशन है। फिर है माय फेवरेट हॉबी इज पेंटिंग, अब यहाँ पे पेंटिंग क्या है, एज यू नो कि ये फर्स्ट फॉर्म है, साथ में आईएनजी यूज हुआ है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज हो और वो एज अ नाउन बिहेव करे तो वो क्या होती है, जेरेंड होती है। फिर है ही इज अ मैन विदाउट अ फ्रेंड, अगेन ये नाउन है, ये चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करिए, जो चीज़ नाउन को एक्सप्लेन करे वो क्या होती है, वो होती है एडजेक्टिव, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर है लेट अस होप फॉर द बेस्ट, अब यहाँ पर भी अगेन एक प्रपोजिशन यूज हुआ है, ये प्रपोजिशन है, ये किडियम भी है कि लेट अस होप फॉर द बेस्ट, यहाँ पर फोर आएगा। फिर है द इंजर्ड प्लेयर, अब यहाँ पर इंजर्ड क्या है, ऐसे तमाम वर्ब जिनके साथ जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, ईडी वाली या जो भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है,
जेरेंड क्या होते हैं जिनके साथ आईएनजी यूज़ होता है, प्रेज़ेंट पार्टिसिपल क्या होता है जिनके साथ आईएनजी तो होता है लेकिन वाज़ द वर्ब जो है वो बिहेव कर रहे होते हैं। एंड पास्ट पार्टिसिपल कौन-सा होता है? जिसमें सेकंड फॉर्म यूज़ हुई हो ईडी वाली। एंड इन्फिनिटिव क्या होता है? अगर टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है। फिर है सी मी स्लॉपिंग, कहता है दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ। अब सी मी स्लॉपिंग ये एक बिल्कुल एक इमेजरी यहाँ पर यूज़ हुई है, सी मी स्लॉपिंग, ठीक है? सी मी कहता है कि मुझे देखो, अब उसे देखना क्या है, ये एक उसने बिल्कुल एक इमेजरी यहाँ पर यूज़ की है कि मुझे जो है वो स्लॉपिंग करते हुए देखो, ठीक है? तो यहाँ पर उसने क्या यूज़ किया है, ये एक बिल्कुल इमेजरी है, ठीक है? कि मुझे जो है वो ढीला-ढाला देखो, या मुझे अ, होता है स्लॉपिंग का मतलब होता है कि जब कोई काम जो है वो बिल्कुल केयरलेस तरीके से हो रहा हो, बिल्कुल प्रॉपर ना हो रहा हो, बेतरतीब लापरवाही, तो यही चीज़ है कि वो उसको इमेजरी कह रहा है, यानी लापरवाही को अब देखा नहीं जा सकता, ठीक है? तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो इमेजरी का वर्ड यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद है ही वाच्ड हिम गो। अब यहाँ पर गो से पहले जो है वो टू का निगेशन होना था, यहाँ पे भी मिस हो गया। ही वाच्ड हिम टू गो, अब टू के साथ गो का वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है? यानी टू के साथ जो है वो वर्ब की कौन-सी फॉर्म यूज़ हुई है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई है टू के साथ। गो इज़ द फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने आपको बताया था टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुई तो उसको क्या बोलते हैं? उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। फिर उसके बाद है शी डैश व्हाई ही वी हैड वांटेड टू लीव अर्ली। अब यहाँ पर उसने बोला है कि उसने पूछा कि वो जल्दी-जल्दी क्यों निकल गए, या वो जल्दी क्यों निकलना चाहते हैं। तो यहाँ पर आस्क्ड आएगा, क्योंकि शी आस्क्ड आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है वो पास्ट परफेक्ट का टेंस यूज़ हुआ है, सो इस वजह से यहाँ पर जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का यानी कि सेकंड फॉर्म यूज़ होगा। फिर है द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली। अब मैंने आपको बताया था लाफ्ड क्या होता है, एक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, यानी इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट को लगाना लाज़मी नहीं होता, तो यहाँ पर इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगा। फिर है ही विल विन द कॉम्पिटिशन इफ ही वर्क्स हार्ड। अब यहाँ पर कौन सा कंडीशनल सेंटेंस यूज हुआ है? विल शैल में से यहाँ पर यूज हुआ है, दूसरी तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हुई है। एक तरफ विल शैल यूज हो एंड दूसरी तरफ जो है वो दूसरी तरफ इफ के यूज हो प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो उसको क्या बोलते हैं? टाइप नंबर टाइप नंबर वन, कंडीशनल टाइप नंबर वन। तो यहाँ पर जो है वो फर्स्ट टाइप यूज हुई है, सो हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। So students, this is all about for today. Today we completed our 100 MCQs. I hope कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। बहुत मेहनत से स्टूडेंट्स मैंने ये 100 MCQs को कंडक्ट किया था। आप लोगों ने अब मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करना है थ्रू द अच्छे अच्छे कमेंट्स करके एंड अप्रिसिएशन करके एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करके। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे एंड आप लोग अपने पेपर्स के लिए प्रिपेयर हो गए होंगे। जो मैंने आपको नोट्स बनवाए साथ साथ जो आपको मैंने मार्क करवाया, जो आपको मैंने ट्रिक्स बताए, रूल्स बताए, आई होप कि आप लोगों ने अपने नोट के अंदर ऐड कर लिए होंगे। बाकी कोई भी आपकी कन्फ्यूजन हुई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर दूँ तो उसका भी लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। आप कमेंट सेक्शन में मेरे से कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को वो भी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी मेहनत करते रहिए और अपने फ्यूचर को ब्राइट करते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।